हेलो एवरीवन। आज 18 दिसंबर के न्यूज़ टुडे की इस अंक में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज सबसे पहले हम लोग आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों को देखते हैं। इसमें 5 न्यूज़ आर्टिकल को आज शामिल किया गया है। इसमें जो पहला है दिवाला और शोधन क्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जो संशोधन लाया गया है 2025 में, उसके बारे में बात करेगा ये। उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। दूसरा, भारत में जैव ऊर्जा क्षमता में वृद्धि, बायोमास कैपेसिटी में वृद्धि हुई है भारत में पिछले कुछ वर्षों में, उसके बारे में बात करेगा। भारत में सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थाओं पर रिपोर्ट है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में, उसके विभिन्न संदर्भों पे ये न्यूज आर्टिकल है। खेलों में डोपिंग, डोपिंग के संदर्भ में भारत का जो प्रदर्शन है या भारत के जो मामले आए हैं, जो कि विश्व भर में सबसे अधिक मामले बताए जा रहे हैं, तो उसके संदर्भ में जो विभिन्न प्रकार के आयाम हैं, विभिन्न आयाम हैं, उसको ये न्यूज आर्टिकल कवर करता है। और अंत में असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति। तो इस तरह से हम लोग 5 न्यूज आर्टिकल के साथ साथ कुछ संक्षिप्त सुर्खियां, शॉर्ट न्यूज को भी देखेंगे, जिसमें MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर, जो कि डिफेंस सेक्टर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है भारत के लिए, प्रधानमंत्री की इथियोपिया यात्रा, भारत की कोयला की मांग भविष्य में आने वाले समय में, और ग्रेट निकोबार द्वीप विकास क्षेत्र जो चल रहा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में। और इस तरह से अंत में मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली। तो इस तरह से हम लोग अपने पहले न्यूज आर्टिकल से शुरुआत करते हैं आज के। पहला न्यूज आर्टिकल हमारा बायोमास ऊर्जा से संबंधित है कि पिछले 10 वर्षों में बायोमास क्षमता में भारत की प्रगति हुई है। तो ये एक सकारात्मक न्यूज है। भारत की ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में, ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ऊर्जा प्रोफाइल, भारत की ऊर्जा प्रोफाइल को डाइवर्स बनाता है, व्यापक बनाता है। कि जहां तक हम लोग अभी तक बात सुन रहे थे कि परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे जो कि जीवाश्मी ईंधन पे आधारित है, उनका बोलबाला है और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है ईंधन के रूप में बिजली उत्पादन के दृष्टिकोण से, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। लेकिन बीते कुछ वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की भूमिका में वृद्धि हुई है। और इसके 2 कारण हैं। एक, ग्रीन एनर्जी को प्राप्त करना, जिससे कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से लड़ने में हमें आसानी हो, सहायता मिले। और दूसरा, जो जीवाश्मी ईंधन की प्राप्ति के लिए हम लोग आयातित स्रोत पे निर्भर है, वो निर्भरता कम की जा सके। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसीलिए क्या है, जीएस पेपर 3 में है, ये शामिल करेंगे इसे। और ऊर्जा सुरक्षा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी है। क्यों? क्योंकि अगर बायोमास की बात करें, अब बायोमास पे आते हैं, कुछ एकदम संक्षिप्त रूप में हम इसे समझते हैं। ये ऊर्जा के ऐसे पर्यावरण हितैषी स्वरूप हैं या स्रोत है, जो कि जैविक पदार्थों पर आधारित होते हैं। जैविक पदार्थों का मतलब क्या? कि जो पेड़ पौधों आदि से मिलता है, मानव और पशुओं के अपशिष्ट पे आधारित होता है। सड़े गले पत्ते, खाना आदि जो भी है, जो मिट्टी में आ रहा है, दब रहा है, जो कचरे के रूप में हमारे घरों में या ऐसे इन्वायरमेंट में उत्पन्न हो रहा है, उन सबको उत्पन्न घरों में, खेत पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मतलब जो उद्योगों में, जहां से भी ऐसा जैविक अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है, उससे ऊर्जा उत्पादन की विधि या ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमास। और ये एक उत्कृष्ट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें होने वाला एमिशन जो है, पहले की तुलना में, मतलब परंपरागत जो जीवाश्मी ईंधन हमने बताया जो यूज करते आ रहे थे, उसकी तुलना में ग्रीन है। तो ये हम लोग एक संक्षिप्त जानकारी के रूप में इसको समझ सकते हैं। इसमें भारत ने प्रगति क्या की है? प्रगति है कि टोटल जो 10 वर्षों में
2362 मेगावाट की बायोमास ऊर्जा और 228 मेगावाट की अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। तो यहीं पे हम लोग समझ लेंगे कि दो तरह से, एक तो क्या, एक तो जैविक पदार्थ जो भी ग्रीन प्लांट है से उत्पन्न, और ग्रीन प्लांट हरे पौधे कहां से हो सकते हैं, ऐसे वातावरण में, मतलब वनों में, और दूसरा कृषि क्षेत्रक से, ग्रामीण क्षेत्रक में। तो मतलब कृषि और ग्रामीण क्षेत्रक में जो वेस्ट उत्पन्न हो रहा है उसके भी समाधान के रूप में देखा जाएगा, उसको यूज किया जा सकता है एनर्जी निर्माण में। और दूसरी तरफ हम लोग देख सकते हैं किसी भी प्रकार का अपशिष्ट, और यहां पे मैं बात कराऊंगा ठोस अपशिष्ट की, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में तो है ही, साथ साथ जो अर्बन सॉलिड वेस्ट जो क्रिएट हो रहा है, जो जैविक वेस्ट जिसकी बात की जा रही है, उसके निस्तारण में भी ये बायोमास एनर्जी काम आ सकती है। क्यों? क्योंकि उस वेस्ट का डायरेक्ट यूज कहां किया जा सकता है, एनर्जी निर्माण में, एनर्जी प्राप्त करने में। तो उस वेस्ट का कि रिसाइकलिंग के लिए एक अच्छा माध्यम बन सकता है ये ऊर्जा का स्रोत। तो इसीलिए दो तरह की चीजें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 228 मेगावाट की अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन क्षमता और मेगावाट बायोमास ऊर्जा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये काफी महत्वपूर्ण है ये उपलब्धि। उसके साथ साथ क्या विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में 2.88 लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए, जहां पे गोबर, मिट्टी और जो भी जैविक अपशिष्ट है उसको डाल के उस संयंत्र में उससे गैस बनाया जाता है, और उस गैस को फिर ईंधन के रूप में यूज किया जा सकता है घरों में, उद्योग के लिए, विभिन्न पर्पज से। तो ये बायोगैस गैस संयंत्र, गौरतलब है कि केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम चरण 1 नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, ध्यान में रखेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है, के तहत देश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है। और इस कार्यक्रम को कब स्टार्ट किया गया था, 2022 में। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, जिसके चरण पहला जो 2022 में स्टार्ट की गई थी, और वो 2025-26 तक, हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है? पहला कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में क्या कि अवधि क्या है, 2021-22 से 25-26। उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वेस्ट का निस्तारण करना, अपशिष्टों का निस्तारण करना, जो उपलब्ध अधिशेष है बायोमास का उसे उपयोग करके क्या बिजली उत्पादन करना, और ग्रामीण परिवार को इसके लिए क्या आय भी प्राप्त होगा, और दूसरा रोजगार भी सृजन होगा वहीं पे ग्रामीण स्तर पे। उसके बाद कार्यक्रम के अंतर्गत उप योजनाएं क्या है कि अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम, वही जो भी अपशिष्ट है उसके तहत। अब इसमें क्या शहरी भी हो सकता है, औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र से अपशिष्ट निकलने वाला अपशिष्ट और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। एक दूसरा बायोमास कार्यक्रम क्या है, इस कार्यक्रम के तहत ब्रिकेट और पैलेट, मतलब हम अभी तक क्या वेस्ट की बात कर रहे थे, जैसे धान की भूसी जो कि खेतों में उत्पन्न हो रहा है, घरों में भी उत्पन्न हो रहा है, या सड़े गले पत्ते, या सड़ा गला अनाज, या फल फूल जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसा मटेरियल, रेडीमेड मटेरियल यूज बना लिया जाए, इन सब को प्रोसेस्ड करके एक बिस्किट की तरह, पूरा उसी को ब्रिकेट या पैलेट बोलते हैं। मतलब उसको बना लिया जाए, मतलब एक ईंधन के रूप में, और उसको फिर जलाकर उससे क्या एनर्जी प्राप्त की जाए। तो मतलब ये हो बनेगा किससे, ये बनेगा बायो प्लांट से, बायो मटेरियल से ही, मतलब जैविक किसी भी अपशिष्ट से, सब अपशिष्ट को एक साथ मिश्रित करके एक इसमें डालिए, जिससे कि सप्लाई चेन को मेंटेन रखा जा सके, मतलब जहां भी जरूरत हो बायोमास, बायोगैस प्लांट को। तो इसलिए, तो इसके लिए क्या है कि पूरी की पूरी तरह ये जो बायोगैस प्लांट है या बायोगैस उत्पादन है, इसको आगे चलाए रखने के लिए सुचारू रूप से इसकी आपूर्ति भी करनी होगी ना, ईंधन को ये भी सुनिश्चित करना होगा ना। तो इसी के लिए हमने इस प्रकार का, तो इसको ईंधन की पूर्ति हमेशा होती रहे। ईंधन क्या है इसके लिए, या इसके लिए कच्चा माल क्या होगा, जितने भी जैविक अपशिष्ट है, या इस प्रकार का कोई जो रेडीमेड बना हुआ कोयला, या बोल सकते हैं कोई पदार्थ जो कि जैविक अपशिष्ट से मिलकर बना है।
साथ ही उद्योगों में बायोमास से बिजली और ऊष्मा का साथ साथ उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना और साथ साथ जहां भी इस प्रकार के बायोटिक मटेरियल जैविक मटेरियल का उत्पादन हो रहा है वहीं पे जो है ना ऊर्जा उत्पादन बायो एनर्जी उत्पादन की क्षमता को बढ़ावा दिया जाए। बायोगैस गैस कार्यक्रम में क्या है कि बायोगैस मुख्यतः किससे मिलकर बने हैं, कौन कौन से गैस, ये भी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मीथेन सबसे पहले, CO2 है, उसके बाद क्या है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फाइड और ऑक्सीजन की भी अल्प मात्रा में यहाँ पे हम जलवाष्प भी लिख लेंगे क्योंकि प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल है, कौन शामिल नहीं है, तो जलवाष्प भी इससे निकलता है, तो ध्यान रखेंगे। चले भारत में जैव ऊर्जा और इसकी वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम लोग जो बात कर रहे थे पूरी की पूरी प्रक्रिया की कि बायोमास से एनर्जी उत्पादन कैसे किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैंने बताया कि जो भी जैविक पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं चाहे वो ऐसे प्राकृतिक वातावरण में या हमारे घरों में या औद्योगिक क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में, सबको यूज करके हम लोग बायोगैस प्लांट के थ्रू एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ उसी के बारे में बात की जाएगी। बेसिकली क्या है, जैव ऊर्जा वास्तव में पादपों से प्राप्त जैविक पदार्थ यानी बायोमास से उत्पादित ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें क्या लकड़ी, काष्ठ, गोबर या चारकोल, डायरेक्ट वही चारकोल। और चारकोल कैसे बनता है, लकड़ियों को जला के चारकोल एक हो गया। दूसरा आधुनिक जैव ऊर्जा जो मैंने दूसरा बताया, आधुनिक जैव ऊर्जा कहाँ कि प्रसंस्कृत बायोमास, वही जिससे पैलेट और ब्रिकेट बना ले, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का यूज करते हुए द्वारा स्वच्छ एवं अधिक दक्ष ऊर्जा उत्पादन शामिल है और इनमें तरल जैव ईंधन, बायोफ्यूल और बायोगैस आदि शामिल है। अब भारत में जैव ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता कितनी है नवंबर 2025 तक, 11.6 गीगावाट। तो ध्यान रहे 11.6 गीगावाट, और हम लोग कुल नवीकरणीय ऊर्जा आज 200 गीगावाट से प्लस हम लोग लगभग आधा से के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। कुल जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं हम लोग नवीकरणीय और जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उसको मिला के हम लोग 400 प्लस गीगावाट उत्पादन क्षमता है, उसमें से आधे के आसपास हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं। 201.4 के आसपास है गीगावाट में। अब इसमें कितना है 11.6, तो देख रहे हैं इंपॉर्टेंट मात्रा इसमें है, तो इंपॉर्टेंट स्तर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, महत्वपूर्ण जो है क्षमता इससे भी प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में आधुनिक जैव ऊर्जा भारत में अंतिम उपभोक्ताओं मतलब घर, उद्योग, परिवहन द्वारा कुल ऊर्जा खपत में लगभग 13% का योगदान दे रही है। तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, मेन सेंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, और इसकी हिस्सेदारी 2023 से 30 के बीच में लगभग 45% हो जाएगा। क्यों 45% हो जाएगा, थोड़ा इसमें आप दिमाग इसमें सोच सकते हैं, इसमें क्या कि कृषि प्रधान राष्ट्र है भारत, कृषि और क्या पशुपालन, या ऐसा बोले कृषि और एलाइड सेक्टर संबद्ध क्षेत्र यहाँ महत्वपूर्ण, और सबसे क्या होगा बायो वेस्ट निकलता है, जैविक अपशिष्ट। तो मतलब क्या बायोगैस को चलने के लिए, प्लांट्स को चलाने के लिए जो कच्चा माल है सब हमारे यहाँ जो दैनिक गतिविधि है उससे उत्पन्न हो रहा है। बाकी इतनी बड़ी शहर मतलब घरों से तो हो ही रहा है। तो ये चीजें हम लोग देख सकते हैं इसके इंपॉर्टेंस को। अब कुछ महत्वपूर्ण पहलों को देख लेंगे कि क्या क्या भारत सरकार के द्वारा किया गया है। सबसे पहले तो हमने पहले देख ही लिया कि जो नीति आई है उसके बाद राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति वही 2018 में वर्ष 2022 में संशोधित किया गया। इसके तहत 2030 तक क्या डीजल में 5% बायोडीजल के मिश्रण तथा 2025 तक 25-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए। इस टर्मिनोलॉजी से ये पॉपुलर है E20, तो इथेनॉल 20 मतलब 20% हिस्सेदारी होगी, ठीक है, ध्यान रहे जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री जीवन योजना, इसके तहत क्या है, बेसिकली क्या है ये जो जीवन योजना जो पर्यावरण हितैषी जो चीजें हैं उनका प्रयोग करना, उसे ईंधन का प्रयोग करना, तो इसके तहत उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। दूसरा सतत सेम ऐसा है क्या, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन पहल कि बायो एनर्जी का
और या इस प्रकार की एनर्जी स्रोतों का प्रयोग किया जाना और उसको बढ़ावा दिया जाना। गोवर्धन योजना, यही अपशिष्ट का यूज किसमें करना, अपशिष्ट को किसमें, ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में। तो गोबर से आप समझ सकते हो मतलब पशु अपशिष्ट, मवेशियों के अपशिष्ट, गोबर से, तो उसका नाम रख दिया गया गोबर धन, मतलब गोबर अब एक धन है ना कि अपशिष्ट है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज योजना, मतलब वो एक संसाधन है, तो इससे क्या होगा, अपशिष्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, वो जो कृषक है उसकी आय बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा इनकम आने लगेगी। तो ये जो बायो एनर्जी और बायोमास है, ये कहीं ना कहीं क्या किसानों के आय बढ़ाने में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्तिकरण और रोजगार उन्नयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो इस दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है। चले नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था से संबंधित न्यूज है। क्या न्यूज है कि एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी की अपीलेट ट्रिब्यूनल की अपीलों पर संसदीय पैनल की अनुशंसा किस संदर्भ में बात की जा रही है। आपको सामने में यहां पे पोस्टर देखकर लग गया होगा, इमेज देखकर, कि द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो कि 2016 में आया था, 2016 हिंदी में से बोला जाता है दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025, जो कि 2016 में आया था। उसमें क्या है, ये विधेयक लाया गया है दो अभी इसमें बदलाव के लिए, संशोधन के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले क्या, दोनों टर्मिनोलॉजी, इसमें दो टर्म है, क्या है, इंसॉल्वेंसी और दूसरा है बैंक्रप्सी। इसके बारे में बेसिक अगर हम लोग समझते हैं हम लोग, तो इन चीजों को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इंसॉल्वेंसी बेसिकली क्या है, व्यापार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था में व्यापार क्षेत्र से, कि कोई भी व्यापारी है, मतलब उसका स्वरूप कुछ भी हो, चाहे कंपनी हो, चाहे व्यक्ति इंडिविजुअल के द्वारा किया जा रहा हो कोई कारोबार व्यापार, और दूसरा या पार्टनरशिप फर्म हो, अगर उसकी ऐसी स्थिति होती है, मतलब वित्तीय स्थिति की बात की जा रही है, क्या, वित्तीय स्थिति, मतलब खराब वित्तीय स्थिति हो जाती है कि जब वो अपने ऋणदाताओं के ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं होता। ऋण चुकाने, ये कब होगा, जब उसे घाटा होगा बड़े पैमाने पे, तो इससे क्या होगा, उसका ऋण बोझ बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उसकी जो रेवेन्यू है, मतलब उसकी कमाई, जो इनकम है उस कंपनी की या उस व्यक्ति विशेष की जो उस कारोबार में लगा हुआ है, उससे अधिक उस पर ऋण बोझ हो जाएगा, ऋणों का बोझ हो जाएगा। तो उस स्थिति में वो उसके चुकाने लायक नहीं रहेगा और उसका बिजनेस जो है चलने लायक स्थिति में नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि एक प्रक्रिया होनी चाहिए, स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट सबसे पहले, उसके बाद क्या, स्पष्ट होनी चाहिए कि ना कि किसी के प्रभाव स्वरूप होना चाहिए। तो स्पष्ट लिखित कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे कि इन दोनों स्थितियों में, ऋणदाता के पक्ष को और जो ऋणी है, मतलब जो ऋण लेने वाला है, जिसका कारोबार सही नहीं चल रहा, जिसकी वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी है, उस पर ऋण बोझ अधिक है, उसे चुकाना है ऋण, तो उस पूरी स्थिति से को सुधारने के लिए, रिजोल्यूशन के लिए जो कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसके बाद उसे बैंकरप्सी कहते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से? महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर ये जो मैंने बताया कंपनी या व्यापारी या पार्टनरशिप फर्म इतना बड़ा है कि अर्थव्यवस्था के में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो कहीं ना कहीं उसका डूबना या उसका असफल होना पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, पूरे सेक्टर को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए आवश्यक है कि उससे क्विट किया जाए और उसके लिए स्पष्ट नियम हो, स्पष्ट कानून हो, स्पष्ट प्रक्रिया हो। तो जो दोनों के लिए, ऋणदाताओं के लिए भी अपने रिकवरी के लिए, दिए गए ऋण को रिकवरी करने के लिए, और दूसरा जो जो ऋण लेने वाला जिसका व्यापार जो है असफल हो चुका है, उससे जो है अपने जो एसेट है, एसेट को बेचकर उसकी रिकवरी के लिए, मतलब उसको चुकाने की स्थिति में रहे, ये पूरी स्पष्ट पारदर्शी प्रक्रिया चले। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी इसी दृष्टिकोण से लाया गया था। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका यही होती है कि इस तरह के संस्थानों में कि जो इस प्रकार की खराब वित्तीय स्थिति वाली कंपनियां हैं, वो या फिर जो ऋणदाता है, चाहे बैंक हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, वित्तीय संस्था जिसने ऋण दिया है और जिसका ऋण प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ऋण का इंटरेस्ट या ऋण नहीं चुकाया जा रहा है लेने वाले के द्वारा,
उसकी खराब स्थिति के कारण, तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए क्या इस प्रकार की इस विवाद को समाधान के लिए क्या इस प्रकार की ट्राइब्यूनल है। और ट्राइब्यूनल जो है इस प्रक्रिया को इनिशिएट करने की जो प्रक्रिया जो है वहाँ से प्रारंभ होती है। इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के नियम कानून जो है लाए गए इस कोड में लाए गए, इस संहिता में लाए गए। उसमें जो कुछ कुछ कमियाँ हैं, उसे और एफिशिएंट बनाने के लिए, उसे और तीव्र बनाने के लिए और उसे और टारगेट ओरिएंटेड बनाने के लिए सरकार ने इसमें संशोधन लाया है। तो यही इसका मूल ध्येय है। तो यहाँ पे यही बताया गया कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 को इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि आईबीसी के कार्यान्वयन में कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इन चुनौतियों को ही देख लेते हैं। क्या चुनौतियां हैं? प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार से हो सकती हैं, जैसे कि दिवाला स्थिति स्वीकार करने के चरण में अत्यधिक देरी। तो ये प्रक्रिया मैंने बताया कि इंसॉल्वेंट है या नहीं है, इसका फैसला सबसे पहले होगा, तभी तो उसके बाद की कानूनी प्रक्रिया होगी। और प्रक्रिया आगे की प्रक्रिया मतलब वो प्रक्रिया जितनी जल्दी प्रारंभ होगी, ये तय करने की इंसॉल्वेंसी हो चुकी है और उसके आगे की प्रक्रिया उतनी जल्दी खत्म होगी और उससे जो है राहत मिलेगा दोनों पक्षों को। यही इसका मूल ये है। समाधान योजनाओं को अंतिम रूप देने को प्रभावित करने वाली विलंबता, जो भी विलंब है, जो भी प्रक्रियाएं हैं, कानूनी प्रक्रिया या जो भी प्रक्रियागत कमियां हैं, समस्या, परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट, एसेट, जो ये जो जिनका व्यापार असफल हुआ, जो उसके एसेट हैं, चाहे भवन हो, पूंजी हो या कोई भी वित्तीय इंस्ट्रूमेंट हो उसके पास, तो उसकी एक मूल्य लगाई जाती है लिक्विडेशन के लिए, तरलता के लिए, जिससे कि वो मूल्य उसको चुकाया जा सके, उसके ऋण को, या उसे समय दिया जा सके। तो कुल मिलाकर क्या है, इसके मूल्य में गिरावट ना हो जाए, मतलब प्रक्रिया इतनी विलंब हो जाए। तो इस तरह से इस चीज को एक स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए सीमा पार दिवाला जैसे आधुनिक जटिल कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क, बहुत बार क्या है, बड़ी कंपनियां क्या है, विभिन्न एक देश के अलावा विभिन्न देशों में, विभिन्न कॉन्टिनेंट में काम कर रही होती हैं, तो उसमें भी ये कानून लागू हो और ये प्रक्रिया स्मूथली चले, जिसके लिए भी अभाव है इस तंत्र में। वर्तमान में जो आईबीसी लॉ है हमारे यहाँ, कानून जो 2016 का, तो इसके लिए इस स्थिति को भी स्पष्ट करने के लिए ये संशोधन लाया गया सरकार के द्वारा। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? अब विधेयक की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं, की पॉइंट्स। सबसे पहला जो मैंने बताया बात कि ऋणदाता जो ये प्रक्रिया है या इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया, तो इंसॉल्वेंसी के लिए ये दोनों के तरफ, मतलब जो ऋण लेने वाला है, इसे मैं निगेटिव बोल रहा हूं, और जो ऋण देने वाला है, ऋण देने वाला बैंक हो सकता है, ये इसके द्वारा प्रारंभ भी की जाती। अगर इसे लगता है कि सामने वाले के द्वारा ये ऋण नहीं चुकाया जा रहा है या नहीं चुकाया जा सकता है, इसकी स्थिति, वर्तमान वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है, तो ये प्रक्रिया इनके द्वारा भी शुरू की जा सकती है। यही लेनदार यानी ऋणदाता द्वारा शुरू की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया। और ऋणदाता कौन? वही बैंक हो सकते हैं, एनबीएफसी हो सकते हैं और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, अन्य आउट ऑफ कोर्ट समाधान शुरू करने वाले तंत्र का प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या है, आउट ऑफ कोर्ट मतलब कानूनी प्रक्रिया में फंसने के बिना उसके बाहर। और क्या, यह प्रक्रिया विशेष रूप से वास्तविक व्यावसायिक विफलताओं के मामलों को समाधान पर केंद्रित होगा, जहां पे वास्तविक रूप में उसका व्यापार विफल हुआ है। दो महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क्स और ऐड किए गए। क्या? ग्रुप इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क। मतलब क्या ग्रुप इंसॉल्वेंसी? मतलब क्या, कोई ग्रुप मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर, पूरा का सेक्टर में एक साथ ही सब विभिन्न टाइप की कंपनियां, विभिन्न अलग अलग कंपनियां, कॉर्पोरेट ग्रुप्स जो है, उनका फेलियर देखा जा रहा है फिनेंशियली। तो ये जटिल कॉर्पोरेट समूह संरचनाओं से जुड़े दिवाला मामलों के समाधान पर केंद्रित है, तो उनको डील करेगा ये। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क, तो जैसा हमने उद्देश्य में ही देखा, चुनौतियों में देखा, इसे भी लक्षित करता है ये उन दिवाला मामलों के समाधान पर लक्षित है जहां कर्जदार या संपत्तियां विभिन्न देशों, अधिकार क्षेत्रों में स्थित हो। ये तो संभव है ही ना कि जो ऋण लेने वाला है उसकी संपत्तियां, एसेट हो, या उससे जुड़े हुए अन्य संस्थाएं जो है विदेश में अवस्थित हो, या उसके ही डिफरेंट आर्म्स विदेशों में अवस्थित हो। तो इस स्थिति में भी इक्विप्ड बनाएगा इस लॉ को ये संशोधन।
प्रमुख सिफारिश क्या है? प्रमुख सिफारिश ये है, पहले जो है सबसे पहले समझने की बात है कि जो जो वर्तमान कानून है अभी, जो चल रहा है 2016 वाला, उसमें कमियाँ क्या हैं? कमियाँ ये हैं कि जो इंसॉल्वेंसी के बाद जो मैंने बताया समझाया कि बैंकरप्सी की प्रक्रिया, तो ये जितनी जल्दी खत्म होगी, उतनी जल्दी जो है दोनों के लिए आसानी होगी और पूरे के पूरे सेक्टर को भी इससे भी निजात मिलेगा। और पूँजी का जो जमाव हो गया, मतलब पूँजी एक जगह फँसी हुई है। मतलब उससे जो ऋण देने वाला है, उससे उसे हानि हो रहा है क्योंकि उसकी रिकवरी नहीं हो रही है। जो व्यापार करने वाला है, उसका भी पूँजी फँसा हुआ है लेकिन उसकी व्यापारिक व्यापार करने की स्थिति नहीं है क्योंकि पूरी तरह से व्यापार विफल हो चुका है। तो इससे अच्छी स्थिति ये है कि इससे अलग कर लिया जाए और जो उसके पास एसेट है, उसको बेचकर उसकी रिकवरी कर ली जाए और उसके बाद आगे अन्य चीज़ों को आगे बढ़ाई जा सकती है। इस स्थिति में होता क्या है कि पहले की जो कुछ समस्याएं थी, मतलब उस कंपनी पे देनदारियां थी, वो सामने आती हैं और जो आगे जो खरीदार आते हैं उस एसेट को खरीदने के लिए, उससे अटैच होने के कारण वो जो प्रक्रिया है, मतलब नई तरीके तरह से वो जो एसेट को खरीदने की प्रक्रिया है, नए जो लेने वाला व्यक्ति है, बायर है, उसके समक्ष आता है। तो इसलिए करना क्या है कि क्लीन स्लेट सिद्धांत, मतलब कि जो जितना भी पिछला जो क्लेम है, जितना भी पिछले क्लेम है, उस एसेट से संबंधित जो मार्केट में रखा जा रहा है बेचने के लिए, जिससे रिकवरी करेगा ऋणदाता अपने पैसे को, तो उस पे कोई भी क्लेम नहीं है, मतलब उसे जीरो करके एकदम क्लेम फ्री करके, तभी तो कोई खरीदने के लिए तैयार होगा उस एसेट को। तो ताकि सफल समाधान आवेदकों को पिछले दावों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान किया जा सके। ऐसा नहीं कि वो जो नए आवेदक हैं उन्होंने खरीदा और उन्हें वो पिछले ऋण जो उस पे थे एसेट से जुड़े हुए वो चुकाने पड़ रहे, नहीं। दूसरा, हितों के टकराव से बचाव। हितों के टकराव से बचाव मतलब क्या? समाधान पेशेवर, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोला जाता है कि जो पहले रिजोल्यूशन दिया गया था दोनों की तरफ से, दोनों के बीच में बातचीत करके, जिसने कॉर्पोरेट देनदार यानी उधारकर्ता के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया संचालित की है। यदि प्रक्रिया विफल हो जाती है, मतलब उस प्रक्रिया से बात नहीं बन पाती है, तो उसे मतलब लिक्विडेटर के रूप में नियुक्त करने के लिए अयोग्य माना जाना चाहिए, मतलब जो पहले इस प्रोसेस में शामिल था। ठीक है। समय सीमा क्या होनी चाहिए? एनसीएलटी को, ये जो भी है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण को के लिए 3 महीना एक विशिष्ट वैधानिक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। और कॉर्पोरेट देनदार जैसे टर्मिनोलॉजी को भी परिभाषित किया गया है क्या कि ताकि इसमें भारत के बाहर सीमित देयता, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाला जो कंसेप्ट है, वो उसके बाद के साथ निगमित कोई भी व्यक्ति शामिल हो सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सीमा पर दिवाला समाधान संबंधी प्रावधान उन विदेशी कंपनियों पर भी कानूनी रूप से लागू होंगे जिनकी संपत्ति या तो लेनदार भारत में स्थित है या परिचालन भारत से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, ये आजकल जो बदलते समय में जो कंपनियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और छोटी कंपनियां भी समय के साथ, खास करके टेक्नोलॉजिकल फर्म, तो उसमें जहां सफलता के दर अधिक हैं, जहां यूनिकॉर्न हम अधिक देख रहे हैं, वहीं असफलता के दर भी अधिक हैं। तो इस तरह के मामले भी आगे अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेंगे और ये पूरा आम जनता से लेकर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को ये बड़े पैमाने में प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए ये पूरी प्रक्रिया को स्मूथ बनाया जाना चाहिए, एफिशिएंट बनाया जाना चाहिए, जो कि समयबद्ध तरीके से इसे रिज़ॉल्व कर सके, इस प्रकार के विवादों को। तो ये पूरा का पूरा इसका क्रक्स है। चलिए, नेक्स्ट अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या नीति आयोग की रिपोर्ट है कि भारत में सार्वजनिक आर&डी संस्थानों पे नीति आयोग की रिपोर्ट। सार्वजनिक मतलब सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले आर&डी संस्थान पे नीति आयोग की रिपोर्ट। आर&डी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, शोध अनुसंधान के दम पे ही आगे बढ़ सकता है वो देश। और ये विभिन्न क्षेत्रकों को लाभ पहुंचा सकता है, जैसे एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे सामाजिक आर्थिक सेक्टर से संबंधित, उसके साथ साथ उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि को और डिफेंस सेक्टर, सबको ये लाभ पहुंचा सकता है। मतलब आर&डी पे खर्च किया जाने वाला पैसा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र को लाभ पहुंचा सकता है भविष्य में। तो इसलिए ये भविष्य के इन्वेस्टमेंट हैं। लेकिन यहीं पे दूसरी तरफ भारत में ये प्रगति संतोषजनक नहीं है। हमारी स्थिति दुनिया में संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इस पे जो
कुल बजट में जो हम हिस्सा एलोकेट करते हैं इस प्रकार की उस पे जो राशि है वो दिया जाना जो विश्व स्तर पे जो एवरेज एक विकसित राष्ट्र का है उसकी तुलना में हम लोग काफी कम है। इस प्रकार की चुनौतियां हम लोग इस संदर्भ आर&डी के संदर्भ में, भारत में आर&डी के विकास के संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं। और इसके साथ-साथ अन्य भी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, स्किल्ड फोर्सेस, स्किल्ड फोर्स, इस तरह की चीजें हम लोग भारत में चुनौतियां हैं। तो इसी के संदर्भ में ये बात की गई है कि नीति आयोग ने भारत में सार्वजनिक अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं पर एक रिपोर्ट जारी की। क्या रिपोर्ट है? बेसिकली क्या किया गया है, इसमें आर&डी तंत्र का मानचित्रण, मैपिंग किया गया है कि बताया गया कहां-कहां क्या है, पूरा डेटा, कितना पैसा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा सबसे ज्यादा आर&डी किया जाता है, कहां किस भौगोलिक सीमा में किया जा रहा है, मतलब कहां स्थान विशेष, शहर विशेष या किस क्षेत्र में किया जा रहा है। इस तरह की यहाँ पे डेटा दिए गए हैं इस रिपोर्ट में और कुछ चुनौतियां और कुछ सुधारों के लिए भी बात की गई है। तो एक ओवरऑल समझ आएगा हमें भारत की आर&डी की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में। देखते हैं पहला आयाम क्या है कि भारत में आर&डी की वर्तमान स्थिति क्या है, वही डिफरेंट आंकड़े क्या है कि अनुसंधान एवं विकास पे सकल व्यय, वही कि बजट का कितना मात्रा हम लोग खर्च करते हैं। 0.7 से 0.8%, मतलब ये 2 दशकों में 8 गुना वृद्धि हालांकि हुआ है, लेकिन 2 लाख करोड़ ही है। और भारत की अगर बात करें तो जीडीपी हम ट्रिलियन में आंक रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, देख सकते हैं। वित्त पोषण के स्रोत क्या है, तो आर&डी का एक बड़ा हिस्सा कौन करता है, सरकारी क्षेत्र, जिसकी भूमिका कितनी है 63.6%, मतलब बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्षेत्रवार विवरण क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा आर&डी व्यय के मामले में कृषि सबसे ऊपर है और उसके बाद क्या है जो कि 51% है, जाहिर सी बात है सबसे ऊपर, मतलब सबसे मैक्सिमम हम लोग, मतलब अपनी जरूरतों के अनुसार एक तरह से बोला जाए तो। क्यों? क्योंकि सरकार ही अधिक खर्च कर रही है, तो सरकार अपने प्रायोरिटी वाले सेक्टर में ज्यादा खर्च कर रही है। तो उसके बाद स्वास्थ्य और आईटी और दूरसंचार, तो ये उपलब्धि भी है और ये कमी भी है अपने आप में। आगे समझेंगे इसके बारे में कैसे। भौगोलिक संकेंद्रण क्या है कि भारत में 36%, दक्षिण भारत में 36% है, और जबकि आप कम देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितना 1.8% है। इसे हम जोड़कर देख सकते हैं। जो विकास की गति है हम दक्षिण भारतीय राज्यों में देख सकते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है उससे हम लोग जोड़कर देख सकते हैं। स्किलिंग के रूप में देख सकते हैं, एजुकेशन के स्तर के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीजों से हम लोग इसे जोड़ सकते हैं। शहरों में अधिक उपस्थिति, मतलब नगरीय उपस्थिति है बेसिकली। मतलब क्या, केंद्र सरकार के लगभग 48% आर&डी संस्थान भारत में 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके मैपिंग को समझ सकते हैं। प्रमुख सिफारिशें क्या है? हाँ, अब उद्योग समूहों के साथ निकटता, तो सबसे पहला क्या कि जिसके लिए किया जा रहा है, जिस सेक्टर से, तो वो जहां उद्योग समूह है उसके नजदीक होना चाहिए। अगर ये हेल्थ सेक्टर से कुछ रिसर्च है तो जहां पे इस प्रकार की चीजें हैं, मतलब फार्मा इंडस्ट्री है, तो वहां से उसके नजदीक होना चाहिए। एक आर&डी संस्थाओं को संबंधित विशिष्ट उद्योगों के निकट स्थापित किया जाए ताकि बेहतर सहयोग सुनिश्चित हो सके। केंद्रीकृत अनुसंधान संस्थान, इसमें क्या सेंट्रलाइज्ड क्यों बनाना है कि संसाधनों को साझा करने में सक्षम बनाएगा, विभिन्न उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और एक से अधिक उद्योगों में विशेषज्ञता को एक साथ लाने के लिए केंद्रीकृत अनुसंधान केंद्रों का निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब एक से अधिक उद्योग, मतलब सेंट्रलाइज्ड, कि ये हेल्थ पे है बेस, ये डिफेंस पे बेस है। तो इस तरह से सहयोगात्मक मंच, कुल मिलाकर के अगर भारत का विकास करना है तो मल्टी सेक्टोरल जो डिफ्यूजन है वो करना, मतलब हर तरह से ज्ञान का साझा करना है, और ज्ञान के साथ साथ ज्ञान, डेटा और जो अनुभव हैं, तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शोधकर्ताओं, उद्योग पेशेवरों, उद्यमियों के बीच अंतरक्रिया, इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए। आप विकसित राष्ट्रों जैसे कि अमेरिका, नॉर्थ यूएसए या पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र हैं, उनमें आप ऐसे ही डिफरेंट कैंपसेस देखोगे जहां पे सबके एक्सेस होते हैं, रिसर्चर्स के भी होते हैं, इंडस्ट्रियल जो प्रोफेशनल हैं वो उसे भी है, और एंटरप्रेन्योर जो हैं उनका भी है, और जो उनमें क्या होगा, इंटरेक्शन होता है। आप देखो इसका उदाहरण ये लिए एमआईटी का इंडस्ट्रियल लाइजन प्रोग्राम। इससे क्या होगा, लैब को डायरेक्ट किससे कनेक्ट कर दिया जाएगा, इंडस्ट्री से। तो लैब क्या है,
लैब उसी चीज पे रिसर्च करेगा जिसे इंडस्ट्री को आवश्यक है, या इंडस्ट्री जिसकी डिमांड, इंडस्ट्री कौन सा प्रोडक्ट बनाता है जिसकी डिमांड होती है, और डिमांड के अनुरूप इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के डिमांड के अनुरूप लैब रिसर्च करेगा। तो जिससे क्या है, इसका फायदा किस पे होगा? अर्थव्यवस्था को होगा अधिक से अधिक। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जी जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो मैंने जो ये सीक्वेंस बनाए, लैब से कहा इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री भी डिफरेंट अपना डेलीगेट करेगी। तो इसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंसिंग, मतलब आप मैंने कुछ इजाद किया, कुछ इनोवेट करके या खोज करके, और उसका अब क्या, उसे मार्केट में कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए उतारना। तो इसके लिए क्या लाइसेंस की जरूरत है, मतलब इसके लिए क्योंकि इसका कुछ परसेंट इसे मिले। तो ये सारे प्रोसेस जो है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रोसेस जो है ना, ये आसान होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। अन्य सुझाव क्या है, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए, निजी उद्यमों के साथ साझेदारी करनी चाहिए, स्पष्ट बौद्धिक संपदा दिशा निर्देश जारी की जानी चाहिए, और अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही है कि अवसंरचना संबंधी कमियां भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा करती हैं, जो हमारे देश में R&D के डेवलपमेंट में एक चुनौती बनती है। दूसरा IP लॉज, जो बौद्धिक संपदा पे अधिकार, तो आईपी लॉ को भी उस अनुरूप काम करना चाहिए, जैसे मतलब एक पर्याप्त लचीलापन भी होना चाहिए उसमें। और ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि देश की जो टैलेंट है, जो बौद्धिक क्षमता है, उसका दुरुपयोग भी ना हो, और देश के बाहर भी देश उसका लाभ उठा पाए। चुनौतियां क्या है, अंत में हम लोग देख लेते हैं। चुनौतियां यही है कि R&D व्यय, वही स्थिर R&D व्यय बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी भी 0.6 से 0.7%, जो कि वैश्विक स्तर पे अग्रणी देशों से काफी कम है। हम लोग कम प्रति व्यक्ति निवेश, मतलब प्रति व्यक्ति आधार पे, मतलब सिर्फ सरकार ही निवेश ना करे, प्रति व्यक्ति के आधार पे, और सरकार के द्वारा जो निवेश किया जाए, मतलब ओवरऑल जो निवेश है वो कम है। निजी क्षेत्र का कम योगदान, निजी क्षेत्र जितना अधिक बढ़ेगा, इनोवेशन उतना अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या, वो R&D सेक्टर, क्यों आप समझ सकते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, हमारे पास क्या हमारे पास क्या हमारे पास जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो नहीं है। तो इन सब कमियों के कारण क्या है, इन सब कमियों के कारण जो निजी क्षेत्रक है वो इन्वेस्ट कम कर रहे हैं इस प्रकार के लैब के निर्माण के दृष्टिकोण से। मतलब पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम हमारे यहाँ उस तरह का डेवलप नहीं हो पाया कि जो बाहरी और घरेलू इन्वेस्टमेंट को इस क्षेत्र में आकर्षित कर पाए। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी जैसे राष्ट्रों में काफी अधिक है, और हम उससे काफी पिछड़े स्थिति में हैं। उद्योगों के बीच खराब समन्वय, वही है कि डिफरेंट उद्योग और उद्योग सेक्टर के अंदर भी डिफरेंट उद्योगों के बीच में जो है ना, जो इंटरेक्शन है वो कम है। कि भारत के शीर्ष अनुसंधान संस्थान और औद्योगिक क्लस्टर भौगोलिक रूप से एक दूसरे से दूर है। इसका अर्थ है कि जहां उद्योग है वहां शोध केंद्र नहीं है, और जहां शोध केंद्र है वहां उद्योग नहीं। तो क्या होगा, ज्ञान और नवाचार का मेल ही नहीं हो पाएगा, और जब तक ज्ञान और नवाचार का मेल नहीं होगा, तब तक हम एक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते जो समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए क्या हो, लाभकारी हो और भविष्य के दृष्टिकोण से हो। तो ये नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब एआई का मॉडल बनाना है, एआई से हर सेक्टर में लगा सकते हैं, तो क्या एआई मॉडल भारत में बन रहा है? नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीजें हैं, एक तो शोध केंद्र, दूसरा जो इंडस्ट्री में जो वहां पे उसके एप्लीकेशन उसमें बनाए जाएंगे, तो इस प्रकार के नहीं है। दूसरी तरह से हम लोग इसी में ले सकते हो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इस प्रकार के कोई प्रोडक्ट जो कि वर्ल्ड लेवल पे उसकी मांग हो, जो हमारे यहाँ नहीं बन पा रहे। जबकि आप पड़ोसी राष्ट्र चीन में देखोगे कि चीन क्या है कि ईवी में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के दृष्टिकोण से, जो दुनिया के जो लगभग 50% ईवी जो है ना, चीन से आ रहे हैं। तो उसका प्रभुत्व है एक तरह से पूरा ईवी सप्लाई चेन पे। तो ये वहां पे डेवलप किया गया, मतलब लैब जहां पे डेवलपमेंट हुई चीजें, आर एंड रिसर्च किया गया उस पे, उसके बाद उसके एप्लीकेशन को, और डिफरेंट कंपनी जो कार बनाने वाली कंपनियां थी, उन सब मिलके एक तरह से काम कर रहे हैं, जो कि मार्केट की जरूरतों के अनुसार एक सही प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसकी मांग पूरे विश्व भर में, सिर्फ चीन में नहीं, पूरे विश्व भर में। तो ये इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए, अब हम लोग सामाजिक क्षेत्र से संबंधित क्या है, असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण विषय।
ये जीएस पेपर 2 मतलब महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण गवर्नेंस, और यहाँ पे क्या असंगठित क्षेत्र से संबंधित, बेसिकली क्या है ये, असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित है। महिला आधी आबादी का प्रश्न है, और खास करके कामकाजी महिलाओं का प्रश्न उससे भी ज्यादा विकट है। क्यों? क्योंकि जहां आम महिलाओं के लिए जो सुरक्षा और संरक्षण का अभाव है, वहीं कामकाजी महिलाएं और सुवेद्य स्थिति, संवेदनशील स्थिति में हो जाती हैं जब वो घर के बाहर हैं। तो इसके लिए एक पर्याप्त और एक स्पष्ट और सख्त कानूनी ढांचे की आवश्यकता है, वहीं कुछ महत्वपूर्ण पहलों की भी आवश्यकता है, और खासकर सामाजिक आर्थिक बदलावों की आवश्यकता है। ये आर्टिकल उसी पे आधारित है। देखते हैं कि अभी हुआ ये है कि जो असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण विषय पे समिति की तीसरी रिपोर्ट 18वीं लोकसभा आज लोकसभा में पेश की गई है। हुआ यह है कि संसद की महिला सशक्तिकरण समिति, इसी समिति की रिपोर्ट है, ने असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो हमारा ये चर्चा में इसलिए है, और इस रिपोर्ट में ये इस पर प्रकाश डाला गया है कि असंगठित क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जैसे भवन और निर्माण, रियल एस्टेट, बीड़ी श्रमिक, घरेलू कामगार जो हमारे आपके घरों में काम करती है, हाउस हेल्प जिसको बोला जाता है, गिग वर्कर्स जो डिलीवरी करने का काम करती हैं, इस तरह के जो रोजगार में लगे हुए हैं, उसमें कार्य करने वाली जो महिलाओं को उनकी सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित काफी मुद्दे आ रहे हैं। मतलब चुनौती मिल रही है। उनका संरक्षण मतलब आर्थिक हित, उसके सामाजिक हित और उसकी सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, जिसे एड्रेस किया जाना चाहिए। तो इसी आधार पे हम डिफरेंट महत्वपूर्ण पहलों को देखेंगे, और जो समस्याएं हैं और जो सिफारिश है उसके बारे में। सबसे पहले अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक, क्या हम देखेंगे? अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक मतलब क्या कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट प्रवास करने में, तो अगर प्रवासों का आंकड़ा देखें, प्रवासन का आंकड़ा देखें, माइग्रेशन का, तो जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले जो प्रवासी हैं, उसमें पुरुषों का संख्या काफी अधिक देखा जाता है। मतलब जाके दूसरे शहर में कमाना, दूसरे राज्य में। कारण इसका स्पष्ट है कि वही सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा आदि की कमी, संरक्षण का अभाव, और महिलाएं इसलिए गांव में रहती हैं, खेती कार्य से संबंधित है, या घरों में रहती हैं, और पुरुष माइग्रेट करते हैं। तो समस्या यही है कि अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक, महिला प्रवासी श्रमिकों का योगदान अदृश्य रहता है, जिससे वे शोषण और पहचान की कमी का शिकार होती हैं। एक अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम है, ये ध्यान में रखेंगे, को मजबूत करना चाहिए। इसके लिए ई श्रम, ये भी नया ये है, जहां पे श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, से जुड़ा एक राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस बनाना चाहिए, जो महिला प्रवासियों की सुरक्षित और गरिमापूर्ण कार्य व जीवन यापन स्थितियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सके। चलिए दूसरा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अभी काफी चर्चा में था। श्रमिकों के दृष्टिकोण से श्रमिकों को एक निश्चित राशि प्रदान करने के लिए कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में महिला श्रमिकों के नामांकन में क्षेत्रीय अंतराल मौजूद है। विशेष रूप से लक्षद्वीप और सिक्किम में नामांकन संख्या बहुत कम है, मतलब कहीं तो अधिक है लेकिन कहीं बहुत विशेष रूप से कम है। इसके डिफरेंट कारण हो सकते हैं सामाजिक आर्थिक, लेकिन ये संख्या बराबर नहीं है पुरुषों के। तो कुल मिलाकर ये देख सकता है, ये इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिला श्रमिकों की स्थिति या महिला श्रमिकों का आकर्षण श्रम बाजार के थ्रू, जो महिला जनसंख्या है उनका आकर्षण नहीं है, तो उसके पीछे कुछ चुनौतियां ही कारण हो सकती हैं। क्या है सिफारिश है? विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ियों और आशा कार्यकर्ताओं जैसे महिला नेतृत्व वाले नेटवर्क्स के माध्यम से जिला स्तर पे पीएमएसवाईएम नामांकन अभियानों को तीव्र करना चाहिए। यही कि जो इसमें अधिक से अधिक महिलाओं को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए ये पुरानी योजना है, महिलाओं को कार्यस्थल पे लैंगिक उत्पीड़न निवारण निषेध और रोकथाम अधिनियम 2013। तो जो कार्यस्थल पे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। कई स्थानीय समितियों, मतलब यहाँ पे क्या इसके लिए क्या, इसको देखरेख के लिए क्या स्थानीय समितियां होती हैं, जो कि इससे संबंधित इन मामलों से संबंधित शिकायतों को सुनती है, उस पर आगे कार्रवाई करती है। कई जगहों पे देखा गया कि जो स्थानीय समितियां हैं वो निष्क्रिय हैं, वो अपना कार्य सही
तरीके से, उपयुक्त तरीके से नहीं कर रही हैं। उनके बारे में उचित जागरूकता की कमी भी है। तो मतलब क्या, शिकायत करने के लिए जो प्रक्रिया है उसके बारे में जागरूकता की कमी है, और जो बॉडी है वो निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है। इसके लिए करना क्या होगा कि एलसीज की पूर्ण कार्य क्षमता और उनका वित्त पोषण सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे वो इफिशिएंटली काम कर पाए, और सामुदायिक पहुंच के माध्यम से व्यापक जागरूकता सृजित किया जा सके, जिससे क्या कोई भी पीड़ित महिला उस तक पहुंच सके या उस तक जा सके। तो सबसे पहले इसके लिए क्या, उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, और वन स्टॉप सेंटर्स और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को मजबूत करना चाहिए। मतलब 10 जगह उसे जाने की आवश्यकता ना हो। जैसे घरेलू कामगारों को श्रम सुरक्षा के दायरे में लाना चाहिए, एक बड़ा पहल ये भी बताया। मिशन शक्ति के तहत पालना योजना, महिला जो श्रमिक हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए या उनके इन्फेंट बच्चों के लिए, जो नवजात शिशु या छोटे बालकों के लिए कार्य के दौरान जो है व्यवस्था हो। और इसके लिए क्या, क्रेच की आवश्यकता होगी, जहां पे बच्चों को देखभाल की जा सके जब तक उसकी माँ या जो पालक है वो काम कर रही हो। तो यही है कि आवंटित निधि का केवल 6.24% ही उपयोग किया गया है, और जून 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार स्वीकृत 14,599 आंगनबाड़ी सह क्रेच शिशु गृह जो है केंद्रों में केवल 2425। तो ये आंकड़ा काफी कमजोर, काफी खराब आंकड़े हैं यहाँ पे। मतलब काम जो है यहाँ पे संतोषजनक नहीं दिख रहा है इस दृष्टिकोण से। सिफारिश क्या है, बजट निष्पादन में सुधार के लिए प्रयासों को तीव्र करना चाहिए, और आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्रों को तेजी से संचालित करना चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे यही काम करेंगे, और ग्राउंड लेवल पे यही सहायता प्रदान करेंगे, जिससे कि राहत होगी। चलिए, अंत में अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्थान, खेल से संबंधित, देश और विदेश के स्तर पे खेल से संबंधित क्या है, डोपिंग का मामला। डोपिंग मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसका उपयोग करना खिलाड़ियों के लिए वर्जित है, जिससे कि उससे अनुपयुक्त तरीके से लाभ लिया जा सकता है, अपने प्रदर्शन में को बढ़ाया जा सकता है। इसी कारण से कुछ ऐसे सब्सटेंसों की लिस्ट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुसार उसे बैन किया गया है। तो इस पूरी प्रक्रिया को, जांच प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग के मामले में भारत का नंबर जो है काफी ऊपर आया है, और लगातार तीसरी वर्ष, इस कारण से ये चर्चा में है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था काम करती है उसे बोलते हैं वाडा, WADA, और जो हमारे यहाँ है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया। तो देश में काम करने वाली संस्था नाडा, NADA, और जो वर्ल्ड लेवल पे जो काम कर रही है WADA, वाडा। तो उसके दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप देखते हैं कि भारत लगातार तीसरे वर्ष डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा है। और क्या है ये जानकारी, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, वही वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की टेस्टिंग फिगर्स रिपोर्ट 2024 सामने आई है। उसमें बताया गया है कि मतलब भारत के खिलाड़ियों में इस प्रकार के उल्लंघन ज्यादा देखे जा रहे हैं, कि जो डोपिंग की प्रक्रिया है उसे चीट करने की प्रक्रिया, जो कि भारत की खेल प्रशासन पे भी प्रश्न चिन्ह उठाता है, और जो खेल के प्रति जो माहौल है, एक विश्वसनीयता है, उसको भी कम करने के लिए दृष्टिकोण से ये मुद्दा जो है काफी गंभीर मुद्दा है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर देखेंगे हम लोग क्या क्या इसमें जिक्र किया गया। पहला, कि वर्ष 2024 में भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा कुल 7,113 सैंपल मंगवाए गए, जिसमें कि परीक्षण का 260 भारतीय एथलीट डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब उनमें वो सब्सटेंस मिले, तो इसका मतलब वो दोषी हैं, उन पे एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, अर्थात वे टेस्ट में विफल रहे, मतलब पास नहीं, क्लीन नहीं हो पाए। एक दूसरा, भारत में कुल नमूनों में 3.6% डोप पॉजिटिव पाए गए, और यह दर भी विश्व में सर्वाधिक है। तो इस मामले में भारत की स्थिति सही नहीं है, और खेल प्रतिस्पर्धाओं के दौरान नाडा द्वारा परीक्षण किए गए लगभग प्रत्येक 5 में से 1 भारतीय एथलीट डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है।
तो कुल मिलाकर क्या, ये जो खेल गवर्नेंस है, क्या है, ये वर्ड यूज करेंगे, खेल गवर्नेंस, उस पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, ये उस पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। और देश में खेल और युवाओं के बदलते हुए रुझान को भी दर्शाता है कि इस प्रकार के प्रैक्टिसेस जो है ना आम हो रहे हैं, या तो इसमें जागरूकता की कमी का नाम हो रहा है, दूसरा या ये इस प्रकार की चीजें प्रैक्टिस जो है ना आम हो चुकी है, जिसमें लोग इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्तता पाई जा रही है हमारे खिलाड़ियों की। दोनों दृष्टिकोण से जो है खेल के लिए और राष्ट्र की छवि के लिए जो है ये सही नहीं है। डोपिंग का अर्थ वही हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने चर्चा तो कर ही ली है कि वही कि खेल प्रतिस्पर्धाओं में प्रदर्शन को बढ़ाना, मतलब आपका खिलाड़ी का प्रदर्शन बढ़ जाए, क्योंकि क्या स्टेमिना या शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स लिए जाएंगे या मेडिसिन लिया जाएगा जिससे उसकी क्षमता में वृद्धि होगी, और ये इसे ही प्रतिबंधित कर दिया जाता है, इन पदार्थों को या इस प्रक्रियाओं को, मतलब जो वो कर रहा है। इसकी पूरी की पूरी लिस्ट जारी की जाती है बाडा के द्वारा, ये लिस्ट जारी की जाती है और जब टेस्ट किया जाता है तो इसी लिस्ट के अनुरूप टेस्ट किया जाता है। एथलीटों द्वारा उपयोग की जाने वाले डोपिंग के विभिन्न प्रकार, मतलब अलग अलग तरह के प्रकार हैं, क्या क्या करते हैं, जैसे एंड्रोजेनिक पदार्थ, मांसपेशियों की मात्रा और ताकत बढ़ाने के लिए प्रयुक्त एनाबोलिक स्टेरॉइड, जो सबसे खतरनाक, शरीर पे भी स्वास्थ्य पे भी इसका स्टेरॉइड लिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। उद्दीपक पदार्थ यानी स्टिमुलेंट्स, जो कि क्या है कि हार्ट रेट को, सतर्कता को और सहन शक्ति को बढ़ा देता है, जिससे क्या है वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ड्यूरेटिक्स या मास्किंग पदार्थ, मूत्र को पतला करने या प्रतिबंधित पदार्थों के उपयोग को छिपाने में, मतलब प्राप्त ही नहीं, मतलब ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, यूरिन सैंपल लिया जाएगा, उसमें छिपाया जा सकता है क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देगा वो। पेप्टाइड हार्मोन्स, एरिथ्रोपोइटिन, ईपीओ जैसे बोला जाता है, ऐसे पदार्थों का उपयोग जो लाल रक्त कोशिकाओं और सहन शक्ति को बढ़ाता है। दोनों ही मामले में आपकी क्षमता बढ़ जाती है, मतलब फिजिकल क्षमता की बात की जा रही है यहाँ पर डायरेक्ट। और ग्लूकोकार्टिकोसिन, दर्द को दबाने और जख्मों को छिपाने के लिए सूजन रोधी औषधियों का दुरुपयोग। तो ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं कि अंततः खिलाड़ी के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा और अधिक देर तक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने में उसको सहायता देगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये बाहर से नेचुरल नहीं होगा ना, ये प्राकृतिक नहीं होगा, गैर प्राकृतिक होगा और नैतिक नहीं होगा। बीटा ब्लॉकर्स, हृदय गति को कम करने और हाथों के कंपन को घटाने वाले पदार्थ, तो इस सब के जो प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव जो है हम लोग देख सकते हैं क्लियरली, सेहत पे तो होंगे ही, पूरा का पूरा खेल माहौल जो है ना, खेलों का माहौल जो है बिगड़ सकता है। उपाय क्या किए गए हैं? उपाय यही, इसके प्रति जो है ना लॉ है हमारे यहाँ, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022, यह अधिनियम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना के लिए एक वैधानिक प्रावधान, कानूनी बैकिंग प्रदान करता है। डिजिटल माध्यम से उपाय क्या है? नो योर मेडिसिन, वही मैंने बताया, जागरूकता हो सकती है या व्यवहार में बदलाव हो सकता है। तो जागरूकता की कमी है तो आपके पास एक ऐसा ऐप होगा जिससे आप जाने कि कौन सा मेडिसिन आप ले सकते हो और कौन सा नहीं ले सकते हो। तो जब इसे पता होगा तो आप कभी भी कुछ भी मेडिसिन लेने जाओगे तो आप इसे चेक कर सकते हो, जैसे लोग एलर्जी के लिए चेक करते हैं। अगर आपको पता है किसी व्यक्ति को इससे एलर्जी है तो ये पदार्थ नहीं लेना है या नहीं लेना है, तो वो उस तरह से वो कर सकता है। तो ये ऐप ही बना दी गई और इसमें एथलीट के लिए प्रतिबंधित दवाओं अथवा दवाओं के उपयोग के लिए प्रतिबंधित पदार्थों की सूची उपलब्ध होती है। संस्थाओं द्वारा क्षमता निर्माण में वृद्धि, जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, खेल से जुड़े हितधारकों, मतलब कोच, अधिकारी आदि सबका जागरूक होना आवश्यक है। को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साथ ही नमूना सैंपल को के संग्रह और इससे परीक्षण में वृद्धि की गई है, मतलब टेस्टिंग से पहले सैंपल कहीं ना कहीं कंटेमिनेट ना हो जाए, तो उसे कैसे लिया जाएगा, कैसे संग्रहित किया जाए और कब टेस्टिंग करवाना है। डोपिंग चिंताजनक क्यों है, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, सबसे पहला नैतिक मुद्दा है, ये एटीट्यूड से जुड़ा हुआ मामला है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या, ये सत्यनिष्ठ व्यवहार नहीं होगा, कहीं से भी सत्यनिष्ठ व्यवहार नहीं होगा और ये क्या है, सुचिता के विरुद्ध होगा, परिश्रम, निष्ठा और निष्पक्ष के विरुद्ध होगा, बल्कि उसके बदले क्या है, उसके बदले मूल्यों का उल्लंघन कर रहे हैं और उसके बदले क्या, धोखेबाजी और चीटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक स्वास्थ्य पर प्रभाव, जाहिर सी बात है, स्टेरॉइड जैसे चीज को लिया जा रहा है या हृदय गति को बढ़ाने वाले या घटाने वाली चीजों को लिया जा रहा है, इसका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में जो है ना हृदय पे, मतलब स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ सकता है खिलाड़ी के, उसके प्रदर्शन को भी तुरंत तो
उसके प्रदर्शन में वृद्धि हो जाए, लेकिन हो सकता है लॉन्ग टर्म में उसके प्रदर्शन जो है काफ़ी कम हो जाए। दूसरा, खिलाड़ियों पर प्रभाव इसी तरह से नुकसान हो सकता है। और एक माहौल जो है अन्य खिलाड़ियों के लिए एक गलत उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल सेट आइडियल कंडीशन नहीं होगी ये। खेल प्रशासन संबंधी समस्याएं, खेल आयोजन की सत्यनिष्ठा जो है ना बनाए रखने तथा नियमों और विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। कुछ आम जनमानस का विश्वास उठ सकता है कि सारी चीजें जो है ना इसी के आधार पे फ्रेम्ड हैं, तो ये सामाजिक प्रभाव लोगों का विश्वास का क्षरण हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये है, इसके व्यापक प्रभाव सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखे जा सकते हैं, नैतिक। तो इसलिए ये नैतिक मामला भी है, तो इसलिए इसे खेल गवर्नेंस से भी जोड़कर देखा जाना है। अब अंत में विश्व डोपिंग एजेंसी। तो विश्व डोपिंग एजेंसी के बारे में बाकी चीजें तो हमने पढ़ी ली कि ये डोपिंग से संबंधित लिस्ट जारी करता है। कहाँ है ये? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। 1999 में लाजेन घोषणा पत्र के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, स्थापना की गई थी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में। ये भी ध्यान में रखेंगे। दायित्व क्या है? खेलों में डंपिंग रोधी वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना, खेल आयोजन संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना और निगरानी करना। मुख्य कार्य क्या है? विश्व डोपिंग रोधी संहिता तथा प्रतिबंधित पदार्थों का वार्षिक सूची भी प्रकाशित, मतलब अपडेट भी करते रहना। तो ये एक बेसिक जानकारी थी इस संस्था के बारे में। दोनों संस्थाएं इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब यहां से संक्षिप्त सुर्खियों को देखेंगे एक एक करके कि जो पहली शॉर्ट न्यूज है संक्षिप्त सुर्खियों में वो है डिफेंस सेक्टर से MH-64 सीहॉक हेलीकॉप्टर। इसको कमीशन किया गया है MH-64 INS हंसा में। ध्यान रखेंगे, MIS-64 हेलीकॉप्टर की दूसरी स्क्वाड्रन को कमीशन किया गया है नौसेना में, गोवा में। तो INS हंसा कहाँ है? गोवा में। ध्यान रखेंगे, दो चीजें यहाँ पे हैं, MH-64 60R, ठीक। और ये सीहॉक हेलीकॉप्टर है, इसे बनाया किसके द्वारा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, जो बड़ी डिफेंस सेक्टर की कंपनी मानी जाती है। ये पनडुब्बी मतलब नेवी सेक्टर, नेवी क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतत रोधी युद्ध, खोज एवं बचाव के लिए, चिकित्सा निकासी के लिए आदि सबके लिए, रसद आपूर्ति के लिए, कमान और नियंत्रण के लिए, ऊर्ध्वाधर पुनर्प्राप्ति के लिए, सबके लिए डिजाइन किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये, और बहुभूमिका वाली, वही मल्टीपल इसका जो है यूज है इसका। उसके बाद INS हंसा के बारे में, गोवा के डाबोलिम में स्थित भारतीय नौसेना का एक प्रमुख एयर स्टेशन है INS हंसा। इसके बाद यह एयर स्टेशन एक संयुक्त सैन्य नागरिक सुविधा के रूप में संचालित होता है, जो कि यह गोवा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ अवसंरचना साझा करता है, मतलब उसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट घटना थी MH-60R। चलिए, प्रधानमंत्री अभी हमने देखा 3 देशों की यात्रा पे थे, जिसमें क्या कि इथियोपिया एक महत्वपूर्ण अफ्रीकी राष्ट्र था और वो इसलिए चर्चा में रहा। और वहां पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करने और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इथियोपिया की यात्रा की गई। तो भारत इथियोपिया द्विपक्षीय संबंध के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। क्या क्या प्रमुख परिणाम थे? कि सर्वोच्च सम्मान दिया गया हमारे प्रधानमंत्री को इथियोपिया का, ग्रेटर ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, ये नाम ही पूछ लिया जाता है, ठीक। साझेदारी क्या है? दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पे समझौते, 8 समझौते ज्ञापनों और समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें इथियोपिया के विदेश मंत्रालय ने एक डेटा सेंटर की स्थापना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अभी डेटा सेंटर की स्थापना इथियोपिया में, तो ये ध्यान रहे। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत ऋण पुनर्गठन के लिए समझौता भी आदि शामिल है। और आर्थिक वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 550.19 मिलियन अमेरिकी डॉलर, भारत का निर्यात 476.81 मिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात 73.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। मतलब हम लोग लाभ की स्थिति में हैं, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध को काफी हद तक निर्यात उन्मुख बनाता है। तो ये देख सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिंद महासागर में महत्वपूर्ण उपस्थिति है, हिंद महासागर में, और हिंद महासागर की भू राजनीति भारत की विदेश नीति के लिए इंपॉर्टेंट है, विदेश नीति के लिए। और क्यों इंपॉर्टेंट है? जहां बात हो
जो पश्चिमी हिंद महासागर है, पश्चिमी हिंद महासागर, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही वो क्षेत्र है गल्फ ऑफ अदन से लेकर कि जहां पे समुद्री डकैती के मामले देखे जाते हैं। तो इसलिए जो तटीय राष्ट्र है उसके साथ संबंध आवश्यक है, सोमालिया, इथोपिया, ये सब। और उसके साथ साथ हिंद महासागर में उपस्थिति के लिए आवश्यक है कि जो तटीय और उससे संलग्न जो राष्ट्र हैं उससे संबंध आवश्यक होने चाहिए। ठीक है, चलिए। ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित क्या है? जैसा हमने पहले भी देखा है कि भारत की बिजली उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो कौन है? वो जीवाश्म ईंधन, कोयला। आज भी जो है 50% से अधिक जो मात्रा है कहाँ से आती है? कोयले से आती है, जो बिजली उत्पादन की। तो वो भविष्य में उसी दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे कि ये एक आंकड़ा जारी किया गया, रिपोर्ट जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, कोल 2025। कोल मतलब कोयला, है ना? अंग्रेजी में नाम है ये, है ना? कोल 2025 रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें बताया गया कि आने वाले वर्षों में भारत में कोयले की मांग बढ़ेगी। और क्यों मांग बढ़ेगी? तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो कोर सेक्टर है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, पावर इंडस्ट्री हो गई, वो कोयले पे आधारित चल रही है। आयरन स्टील इंडस्ट्री चल रही है। तो जैसे-जैसे हमारे यहाँ खपत बढ़ेगी, विकास की दर बढ़ेगी, रफ्तार बढ़ेगी, तो इन सब चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी। तो यहाँ से कोयले की मांग बढ़ेगी, तो ओवरऑल कोयले का डिमांड जो है ना हमारे यहाँ से जनरेट होगा। तो कुल मिलाकर यही है कि मांग अनुमान अगले 4 वर्षों में भारत द्वारा कोयले की मांग 3% वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है। ठीक है? वैश्विक कोयला खपत क्या है कि भारत वर्तमान वैश्विक कोयला खपत को बढ़ाने वाले प्रमुख देश बन गया है। इस कारण विश्व के अन्य हिस्सों में कोयले के उपयोग में जो अस्थायी कमी आ रही है, भारत की बढ़ती मांग, तो भारत की बढ़ती मांग भी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि भारत अपने यहाँ के कोयला, घरेलू कोयले और बाहर से भी कोयला आयातित करता रहा है और करता है। विद्युत क्षेत्र पे अधिक ध्यान, यही कि बिजली की आवश्यकता है, बिजली उत्पादन किसी भी तरीके से विकास को सुनिश्चित करने के लिए। तो पावर इंडस्ट्री के लिए, थर्मल पावर एनर्जी के लिए, जहां हम लोग बात करते हैं बिजली उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की भी बात कर रहे हैं, वहीं कोयला पे भी आधार निर्भरता हमारी कम नहीं हुई है। तो ये ध्यान रखेंगे, भारत की ऊर्जा परिदृश्य में ये कहीं न कहीं बहुत विरोधाभासी तथ्य दिखता है, लेकिन इसके पीछे भारत के जो संसाधन भूगोल को की अगर समझ है हमें, तो बड़ी आसानी से हम लोग इसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन अधिक हैं, कोयला संसाधन। और अन्य जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, या तो उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हैं या भी अभी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाई हैं, इस कारण से। तो और जो जो चलता हुआ जो विकास है, उससे तालमेल बिठा पाने के लिए हमें आवश्यक है कि अभी उसी को कंटिन्यू, कोयले को कंटिन्यू करना होगा। विद्युत क्षेत्र में जो बढ़ती मांग है उसके कारण कोयला बेस लोड स्रोत के रूप में आवश्यक हो गया है। भले ही नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार रिकॉर्ड स्तर पर रहा हो, 2025 में भारत के विद्युत उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी कितनी है? 70%। मैं 50% से अधिक मैंने अभी बताया था, घटकर 2030 तक कितनी होगी? 60%। मतलब घट के इतना ही होगा, इससे कम नहीं। औद्योगिक उपयोग, भारी उद्योगों में विशेष रूप से इस्पात और सीमेंट उत्पादन में कोयले का महत्वपूर्ण उपयोग है। तो चलिए ये बात हमने हमने डिस्कस कर ही लिया था। ग्रेट निकोबार विकास क्षेत्र, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले ग्रेट निकोबार मतलब अंडमान निकोबार की रणनीतिक अवस्थिति है। बे ऑफ बंगाल में मतलब भारतीय सीमा है, भारत की सागरीय सीमा, और फिर से वही हिंद महासागर की भू राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जहां से निगरानी, व्यापार, रणनीतिक रूप से वो स्थान पे उपस्थिति भारत की महत्वपूर्ण है। दूसरा कि अगर यहाँ पे उपस्थिति महत्वपूर्ण बनानी है तो वहाँ आप अवसंरचना विकास भी करना महत्वपूर्ण है। तो इसी के लिए ये परियोजना लाई गई, ग्रेट निकोबार द्वीप विकास क्षेत्र, जहाँ पे विभिन्न प्रकार से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाएगा और जो कि आगे आने वाले जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे रणनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से उसे सपोर्ट कर सकें। तो यही है, ग्रेट निकोबार द्वीप विकास क्षेत्र की अधिसूचना जारी की गई है वहाँ के प्रशासन के द्वारा, अंडमान निकोबार प्रशासन के द्वारा। योजना यही है कि ग्रेट निकोबार को समग्र विकास परियोजना का हिस्सा है और इसमें जो 4 प्रमुख घटक हैं क्या, कि सबसे पहले एक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बना लिया जाए जिससे व्यापार को के लिए एक टोल स्टेशन के रूप में काम करे, टोल पोर्ट के रूप में काम करेगा, महत्वपूर्ण पोर्ट के रूप में। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना लिया जाए, ये भी कनेक्टिविटी, ठीक है। एक विद्युत संयंत्र, मतलब जो भी वहाँ पे एक्टिविटी चले उसको चलाने के लिए। एक टाउनशिप, ठीक।
रणनीतिक महत्व क्या है? प्रमुख समुद्री मार्गों को निकट ग्रेट निकोबार की अवस्थिति भारत के समुद्री और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उपस्थिति का महत्वपूर्ण है। हिंद प्रशांत क्षेत्र, ठीक। सामाजिक चिंताएं क्या है? जनजातीय अधिकार, भूमि उपयोग और पारिस्थितिकी संवेदनशीलता से, क्योंकि पारिस्थितिकी रूप से जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट जोन में आता है ये भारत के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट। तो किसी भी प्रकार की फिजिकल अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण में ये ध्यान देना होगा कि कहीं इस प्रकार के जो वन क्षेत्र या उसकी हानि ना हो, मतलब उसका संतुलित रूप से जो है ना उसका प्रयोग किया जाए। क्लियर? चलिए, ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित वीकली इंटरेक्टिव मैसिव पार्टिकल्स, डार्क पार्टिकल से संबंधित ये न्यूज है कि अभी क्या है कि एक नए शोध में ये पता चला है कि ये इस प्रकार के जो विशाल कण है के माध्यम से डार्क मैटर के रहस्य को सुलझाने का दावा किया। मतलब डार्क मैटर का जो रहस्य है, मतलब 27% ब्रह्मांड का बोला जाता है डार्क मैटर से ही बना है। डार्क मैटर, और ये डार्क इसलिए नहीं है कि ये काला है, बल्कि इसलिए है कि ये कुछ दिखता ही नहीं है। तो पूरे ब्रह्मांड में जो आपको कुछ नहीं दिखता, जहाँ पे कुछ चीजें नहीं है, तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है हमें। वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का क्या है, बिल्डिंग मटेरियल है वो। ब्रह्मांड की बात मैं कर रहा हूँ, किसी ग्रह विशेष की बात नहीं कर रहा। और पूरा ब्रह्मांड डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से ही बना है, और एक छोटा सा पार्ट जो हम और आप जिस ठोस भूमि पर रह रहे हैं, ये छोटा सा चट्टानी पार्ट उसका है, और ये भी जो है कहीं ना कहीं इसी डार्क मैटर से बने हैं। तो डार्क मैटर से जुड़ी हुई जो जुड़ा हुआ जो रहस्य है, उसके लिए लंबे समय से रिसर्च चलता रहा। उसी सिलसिला में, उसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण शोध ये बताया जा रहा है कि क्या है कि ये WIMP जो है, कमजोर अंतर क्रियाशील विशाल कण जो है, काल्पनिक और विद्युत रूप से उदासीन कण है। काल्पनिक, ध्यान में रखेंगे, उदासीन कण है। होता क्या, इन्हें डार्क मैटर के प्रमुख संभावित उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। ये ना तो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, ना ही उत्सर्जित करते हैं। जबकि डार्क मैटर क्या है, वो पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है, इसलिए तो डार्क बोला जाता है उसको। साथ ही अन्य कणों के साथ इनकी अंतरक्रिया बहुत कमजोर होती है। हालांकि जब ये टकराते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर सकते हैं या गामा किरणें उत्पन्न कर सकते हैं। अंतरक्रिया ये मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण और संभवतः कमजोर नाभिकीय मल के माध्यम से अंतरक्रिया करते हैं। डार्क मैटर क्या है, पदार्थ का अदृश्य रूप। क्यों? कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण जाना जाता है। इन प्रभावों के माध्यम से आकाशगंगाओं में एक साथ बांधे बांधे रखता है आकाशगंगाओं को। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर ही है। तो चलिए, एक नया टर्मिनोलॉजी हमने देख लिया यहाँ पे। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2। क्या है अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2? युद्धाभ्यास है, नाम से ही हम लोग याद रख सकते हैं कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि अबू धाबी में शुरू हुआ है। ठीक, अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 के बारे में उद्देश्य क्या है, भारतीय थल सेना और यूएई थल सेना के बीच अंतर संचालनीयता, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। मतलब दोनों एक साथ मिलकर काम कर सके, भविष्य के प्रोजेक्ट्स को, भविष्य के परियोजना अभियानों को साथ में कर सकें। फोकस किया संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत उप पारंपरिक अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना, जिससे दोनों देशों की सेनाएं शांति स्थापना, आतंकवाद विरोधी और स्थिरता अभियानों के साथ एक साथ संचालन कर सके। और इसे हम लोग जोड़ के किससे देख सकते हैं, इसे हम लोग देख सकते हैं पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध की। वेस्ट एशिया का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है यूएई, और भारत की विदेश नीति में और भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार और सहयोगी राष्ट्र के रूप में वर्तमान में माना जाता है यूएई। तो उसके साथ इस प्रकार के सैन्य अभियान को प्रारंभ किया जाना, आगे बढ़ाया जाना रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, और उस क्षेत्र विशेष में भी उपस्थिति के दृष्टिकोण से। चलिए, एन्नाटो। एन्नाटो क्या है, एक मसाले के रूप में समझ सकते हैं, जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में उगाया जाता है या उगते हैं। है क्या, ये इस प्रकार की कुछ बेरी टाइप का चीज है, दिखते हैं, है ना, उसमें इस प्रकार से यहाँ देखा जा सकता है। हुआ क्या है कि वैज्ञानिक तथा आधुनिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यही CSIR और CFTRI, CSIR विज्ञान के अनुसंधान से संबंधित भारत सरकार की महत्वपूर्ण संस्थान, उसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप के अनुसंधान संस्थान काम करते हैं, डिफरेंट क्षेत्र से जुड़े हुए। तो इसमें CFTRI जो क्या है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो ध्यान रखेंगे, दोनों संस्थान इंपॉर्टेंट है। कहाँ है, मैसूर में ने अन्नाटो के
अध्ययन और विकास से संबंधित परियोजनाएं शुरू की हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? परिचय। एन्नाटो एक प्राकृतिक कैरोटीनॉइड कैरोटीनॉइड पौधों द्वारा संश्लेषित रंगीन यौगिक है, मतलब जिसका यूज डिफरेंट पर्पज से किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पज से, मतलब रंगीन यौगिक है। और यह बिक्सा ओरेलाना, यही बीज जो है जिससे निकलता है नामक झाड़ी से प्राप्त होता है। ये जिससे निकल रहा है बिक्सा ओरेलाना बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज भी इसका काफी अधिक है, खाने के लिए भी है। उपयोग क्या? इसका उपयोग खाद्य रंग, जितने भी खाने में रंग यूज किए जा रहे हैं ये ध्यान रखेंगे। रासायनिक स्याही, दवाओं की कोटिंग, डाई, बालों का तेल, पॉलिश आदि बनाने में किया जा रहा है। देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं ये। खाद्य उद्योग में महत्व क्या है कि इसका मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से डेयरी इंडस्ट्री से मक्खन और पनीर पीला व लाल रंग के लिए उपयोग किया जाता है। प्रकृति और प्राकृतिक पर्यावास और खेती। एन्नाटो मूल रूप से उष्णकटिबंधीय अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी पादप है। ये मध्यम सूखा सहिष्णु और इसे उगाने के लिए बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से मतलब जैव विविधता से संबंधित है ये न्यूज, जैव विविधता से संबंधित। तो इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से। ठीक है। केसलर सिंड्रोम, ये भी स्पेस से संबंधित है। केसलर सिंड्रोम क्या है कि स्पेस डेब्रिस से संबंधित, कचरे से संबंधित। क्या है कि क्रैश, कॉलिजन, रियलाइजेशन एंड सिग्निफिकेंट हार्म। क्लॉक मेट्रिक ने चेतावनी दी है कि पृथ्वी की कक्षा में मौजूद कृत्रिम उपग्रहों का तेजी से परस्पर टकराने का खतरा बढ़ रहा है। क्यों? कि जो सैटेलाइट जाते हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट हैं या उनको नष्ट किया गया वो क्या वहीं पे छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या है कि अब इसकी संख्या इतनी बढ़ गई है पिछले 70-80 सालों में, जब ये स्पेस टेक्नोलॉजी में विकास हुआ पूरे विश्व स्तर पे। तो ये कचरों की संख्या भी, जो इससे पार्टिकल्स है, छोटे से लेके बड़े पार्ट, जो सैटेलाइट्स के द्वारा ही कहीं ना छोड़ दिए गए या उनके टूट-फूट के कारण वहां पे रहा, और जब वो खत्म कर लिए गए, कमीशन में नहीं रहे, तो उस कारण से इतनी संख्या अधिक हो गई जिससे उसका डर है कि वो आपस में टकराएं और दूसरे जो सैटेलाइट है, नए सैटेलाइट, उससे टकरा सकते हैं, जिससे क्या वो एक तरह से क्योस की स्थिति हो जाएगी और बड़ा एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? केसलर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। केसलर बेसिकली क्या है? एक वैज्ञानिक थे डॉन केसलर, 1978 में भविष्यवाणी किया कि अंतरिक्ष की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के बीच होने वाली एक भी टक्कर मलबे की टक्करों की एक श्रृंखला अभिक्रिया बन जाएगी। मतलब क्या? एक एक से टकराएगा, फिर ये जाके दूसरे से टकराएगा, दूसरे तीसरे, ऐसे ये श्रृंखला ऐसे, क्योंकि ढेर सारे हैं ना। तो आप इस तरह से समझ लो, ट्रैफिक में खड़ी गाड़ियां, अगर गाड़ियां अधिक हैं रोड पे, अगर एक किसी को टक्कर मारती है तो दूसरा अपने आप आगे वाले को मार देता है। तो यही संख्या, यही दिक्कत यहां भी हो सकती है। ठीक है। चलिए, परिणाम, यह अभिक्रिया कक्षीय क्षेत्रों को खतरनाक या अनुपयोगी बना सकती है। ठीक है। इस तरह से जहां पे सैटेलाइट्स को स्थापित किया जाएगा। मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली परिवहन क्षेत्र से, देश के परिवहन क्षेत्र से संबंधित, देश के परिवहन क्षेत्र से संबंधित है। परिवहन क्षेत्र से संबंधित क्यों है? कि देश भर में जो भी टोल प्रणाली है उसको और फास्ट बनाने के लिए, कि अधिक से अधिक मल्टी लेन पे गाड़ियां चल सकें, फास्ट हो सके, वो प्रक्रिया स्मूथ हो सके, आसान हो सके, कम समय लेने वाला हो। इसके लिए क्या है? एआई का प्रयोग करना, एआई बेस्ड एक प्रणाली की बात की जा रही है। तो की जा रही है कि इसका जो राजमार्ग प्रबंधन का कार्यान्वयन 2026 से किया जाएगा, एमएलएफएफ का, मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली और एआई आधारित राजमार्ग प्रबंधन का कार्यक्रम 2026 के अंत तक पूरा हो जाएगा। और जिसका फायदा यही मिलेगा, समय कम लगेगा और प्रक्रिया आसान होगी। और क्या, 80 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ियां इसमें कर सकेंगी। टोल प्लाजा पर पार्क करने की अनुमति होगी। यह प्रणाली वाहनों की पहचान करने, स्वचालित रूप से टोल शुल्क वसूलने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब एआई, आदमी की जरूरत नहीं होगी, आधारित नंबर प्लेट पहचान, सैटेलाइट ट्रैकिंग और फास्टैग एकीकरण के संयोजन का उपयोग करेगी। जितनी भी सर्विसेज वहां पे दी जा रही है, लाभ क्या है? टोल राजस्व की चोरी या लीकेज को रोका जा सकेगा, प्रदूषण को कम किया जा सकेगा, ईंधन की बचत होगी, यातायात सुगम होगा, कुल यात्रा समय और लॉजिस्टिक लागत में कमी होगी। तो इस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ देश की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित कर सकते हैं, इस तरह से टोलिंग प्रणाली में एआई के समावेश से। तो हम लोग अब यहीं पे
आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक को कंक्लूड करते हैं। आपने जो भी सीखा आज के न्यूज़ आर्टिकल से और शॉर्ट न्यूज़ से, उसको अपने करंट अफेयर की तैयारी में शामिल कीजिए और रिवीजन करते रहिए क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक है। बार-बार रिवीजन करेंगे करंट अफेयर में तो आप उतनी ही अच्छा आप प्रदर्शन अपना अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।